Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are doing well. Welcome to part number 2 of lecture number 4. आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च की स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना सीखेंगे और हम दो केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे जिसके ऊपर हम अपने पूरे कंप्यूटेशनल सोल्यूशन के क्राइटेरिया को जो मैयर करने का क्राइटेरिया होता है वो अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे वो जो एल्गोरिदम्स हैं या दो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम हैं वो इन तमाम क्राइटेरिया को जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे वो मीट कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाइनरी सर्च है क्या। बाइनरी सर्च बेसिकली एक एल्गोरिदम है, एक नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम अपना कोई भी नंबर सर्च कर सकते हैं अपनी किसी लिस्ट में से। और बाइनरी सर्च का एक रूल है कि ये हमेशा सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर काम करती है। यानी पहले आपने लिस्ट को सॉर्ट करना है एंड देन आप उसके अंदर से बाइनरी सर्च जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपकी सॉर्टेड लिस्ट नहीं है तो बाइनरी सर्च आप उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट रूल। अब हम करते क्या हैं इसके अंदर, इसके एल्गोरिदम क्या है बेसिकली कि सबसे पहले आपके पास सॉर्टेड लिस्ट होनी चाहिए। फिर आप सबसे पहले मिडल आइटम या मिडल उसका जो सेंटर आइटम होता है वो फाइंड करते हैं। अब मिडल आइटम किसे कहते हैं? मिडल आइटम बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि एक सेंटर वाला आइटम होगा। फाइंड करने का एक फार्मूला होता है जिसमें हम फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट का और लास्ट इंडेक्स उसको प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो हमें मिडल पॉइंट मिल जाता है। और इसको हम कहते हैं ये डिवाइड एंड कन्कर मेथड है। यानी कि हम अपनी जो लिस्ट है उसको हर स्टेप में डिवाइड करते जाते हैं, फिर उसमें से सर्च करते हैं, फिर डिवाइड करते जाते हैं, यानी उसका पार्ट लेते हैं, फिर उसमें से सर्च करते हैं। इस वजह से इसको डिवाइड एंड कन्कर मेथड कहते हैं। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले मिडल पॉइंट फाइंड करना है, फिर हमने मिडल पॉइंट से अपने टारगेट वैल्यू कौन सी वैल्यू है जो हमने सर्च करनी है, हमने जो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है उसे हमें अपने मिडल पॉइंट से कंपेयर करना है। अगर हमारी टारगेट वैल्यू जो नंबर हमने फाइंड करना है वो अगर स्मॉलर है तो हम क्या करेंगे, उसके लेफ़्ट हाफ़ यानी लेफ़्ट साइड वाली जो लिस्ट है वो उठा लेंगे और फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड करके उससे कंपेयर करके एंड देन इस तरीके से हम फॉरवर्ड मूव करते जाएँगे। लेकिन अगर हमारा नंबर लार्जर होगा तो फिर हम राइट साइड वाली को लेंगे, और अगर हम लेफ़्ट साइड लेते हैं तो हम राइट साइड को इग्नोर कर देते हैं, और अगर हम राइट लेते हैं तो फिर हम लेफ़्ट साइड को इग्नोर कर देते हैं। यानी बेसिक 3 ही स्टेप्स हैं। फाइंड द मिडल पॉइंट, कंपेयर द नंबर, इफ इट इज़ स्मॉलर देन आपने लेफ़्ट हाफ़ को उठा लेना है, अगर इट इज़ लार्जर तो आपने राइट साइड को उठा लेना है, और ये स्टेप कंटिन्यू करते रहना है अनटिल कि आप एट द एंड पहुँच जाएँ। यानी आपकी बिल्कुल लिस्ट खाली हो जाए या फिर आपको वो एलिमेंट ना मिले, राइट? बेसिकली वो एलिमेंट आप जब तक लिस्ट एंड नहीं होगी, एंड तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली आपने इस प्रोसेस को फ़ॉलो करना है टिल द एंड। और ये बात बस माइंड में रखनी है, सॉर्टेड लिस्ट, उसके बाद मिडल पॉइंट फाइंड करें, कंपेयर करें एंड देन उसको आप जो प्रोसेस कराना है वो आप उसके ऊपर जो प्रोसेस कराना चाहते हैं वो करा लें। अब बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग प्रोसेस और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग, पहले इसको ज़रा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी देख लेते हैं ताकि हमें फर्दर समझ में आ जाए कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अब यहाँ आप देखें कि हमने एक लिस्ट ली जिसके एलिमेंट हैं टोटल 10, स्टार्टिंग क्योंकि 0 से है इसलिए आखिरी 9 है। हमने सर्च करना था 23। हमने सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड किया कि इसका मिड पॉइंट क्या बनता है, राइट? मिड पॉइंट हमें मिला 4। हमने अपने नंबर 23 को कंपेयर किया 16 से। नाउ 23 इज़ ग्रेटर देन 16। अब वो ग्रेटर है, यानी हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर है 16 से, तो इसका मतलब है कि वो इसकी राइट साइड पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हमने उसका सेकंड हाफ ले लिया, यानी अब हमने जो है वो अपना एलिमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग चेंज कर दिया। यानी अब हम लिस्ट जो डार्क ग्रीन है उसको हम छोड़ दिया, यानी ये तो हमारे काम की नहीं रही। हमें कंफर्म हो गया कि हमारा एलिमेंट इसकी दूसरी साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने अब 23 से लेके 91 तक की लिस्ट ले ली और उसका मिड पॉइंट फाइंड किया जो कि 56 आया। इस 56 से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि हमारा नंबर 23 जो है वो 56 से लेस्ट है। तो इसका मतलब है हमें अब लेफ्ट हाफ लेना है, यानी अब हमें राइट हाफ को इग्नोर कर देना है, उसको डार्क ग्रीन कर दिया यानी वो इग्नोर हो गया। अब हमारा मकसद जो है वो 23 और 38 जो ये साइड है इस पे है। अब जब इस साइड का मिड पॉइंट फाइंड किया तो मिड पॉइंट ही 23 आया, और जब कंपेयर किया तो 23 नंबर हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमारी बाइनरी सर्च काम करती है, मिडल पॉइंट फाइंड करने, और हर दफ़ा जब लिस्ट डिवाइड होगी तो उसका मिडल पॉइंट फाइंड करने और दूसरी साइड को इग्नोर कर देना है। और एक इसका मिड पॉइंट फाइंड करने का एक फार्मूला होता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है उसको प्लस करें, डिवाइडेड बाय 2 करें, और जो नंबर आता है आपका वो आपका मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला होता है।
ओके, तो अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, जो कि हमारे बाइनरी सर्च की है कि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बाइनरी सर्च पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर दफ़ा क्या हो रहा है कि लिस्ट हमारी डिवाइड हो रही है। तो देखो, अब पहले तो आप ये समझें कि हमारी लिस्ट हर दफ़ा साइज़ में कम हो रही है। ये नहीं कि अगर पहले वो n थी, फिर वो n/2 होगी हाफ़, फिर उसका हाफ़ n/4, फिर उसका हाफ़ n/8 अनटिल कि हम अपने नंबर ऑफ के स्टेप तक पहुँच गए, यानी बेसिकली 2 रेज़ टू पावर k तक पहुँच गए। 2 रेज़ टू पावर k का मतलब क्या है? जैसे पहले 2 था, फिर 2 रेज़ टू पावर 2 था, फिर 2 रेज़ टू पावर 3 हो गया, फिर 2 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन, राइट? तो k स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स होंगे उतना 2 रेज़ टू पावर हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हमारी लिस्ट जो है वो इस तरह से हम एक लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो पहले n होगी, फिर n/2, n/4, n/8 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हुई है? log ऑफ 2n। तो बहुत जो है वो स्लोली टाइम हमारा इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली साइज़ तो उसका छोटा ही हो रहा है ना। तो हमारे लिए उस पे जो उसको प्रोसेस कराना होगा, तो हमारा टाइम कम ही लगेगा उसको सर्च करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बाइनरी सर्च है वो बड़ी फ़ास्टली काम करती है। फ़ास्टली का मतलब क्या है कि हर स्टेप में, क्योंकि हमारी जो सर्च रेंज है वो छोटी होती जाती है, हमारी लिस्ट का साइज़ कम होता जाता है। तो जितना हमारी लिस्ट का साइज़ कम होता जाता है, तो हमें एलिमेंट सर्च करने में उतनी आसानी होती जाती है और हम उतना आसानी से अपना एलिमेंट सर्च कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कहते हैं बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है 4 log n है। यानी अगर आप इनपुट साइज़ बढ़ा भी देते हैं तो उस पे बहुत कम इफ़ेक्ट आता है और वो बहुत स्लोली इंक्रीज़ करता है टाइम, और वो बिना होने के बराबर होता है, और वो आपको ज़्यादा एफ़िशिएंटली डाटा प्रोवाइड कर देता है। चाहे आपका जितना मर्ज़ी लंबी लिस्ट हो, तब भी बाइनरी सर्च आपके लिए डाटा के प्रोसेस को या एलिमेंट को फाइंड करने में हेल्पफुल होता है और फास्टली एलिमेंट सर्च करके दे। ओके, तो यहाँ अब हम एग्जांपल से उस चीज़ को समझते हैं कि कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो हम कह रहे थे पहले n होते हैं, फिर n/2, फिर n/4, फिर n/8। तो यहाँ उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अगर 16 आइटम की लिस्ट थी, तो स्टेप 1 में 16 को हाफ़ करेंगे, 8 का हाफ़ करेंगे, फिर उसको फर्दर 4, देन 2 एंड देन हम टिल एंड जहाँ 1 हमारे पास आ जाएगा। तो इस वजह से ये हमारा log 2 ऑफ n था, जिसकी वजह से हमारा, हम कह रहे थे क्योंकि ये log 2 ऑफ n है, इस वजह से हमारा टाइम भी कम इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ O log ऑफ n है। यानी बहुत स्लोली जो है वो हमारा इंक्रीज़ होता है टाइम, राइट? यानी हमें बहुत कम टाइम चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअली अब्रप्टली इंक्रीज़ नहीं करता, जैसे हमने बात की पीछे कि अगर ON की बात करें लीनियर सर्च में, जहाँ नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज़ होते हैं या नंबर ऑफ लिस्ट आइटम इंक्रीज़ होते हैं, तो हमारा इतना ही जो है वो टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमारे पास 1000 आइटम्स भी होंगे, तो log 2 ऑफ 1000 इज़ एक्चुअली 10 स्टेप्स। सो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इसकी नहीं है, दैट इज़ ओनली O log n ड्यू टू दिस log 2 ऑफ n फार्मूला, कि हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो हर स्टेप पे, क्योंकि लिस्ट हाफ होती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए उसको सर्च करना आसान हो जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O log n। ओके, अब बात करते हैं बाइनरी सर्च की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 हो सकती है, ये O1 भी हो सकता है और O log n भी, बट डिपेंड करता है कि आप क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर आप रिकर्सिव मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O log n होगी, और अगर आप सिंपल एक लूप आइटरेटिव मेथड, आइट्रेशन मेथड यानी लूप यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 होगी। अब इस बात को समझते हैं कि कैसे वो 1 होगी और कैसे O log n होगी। देखिए, अगर हम यूज़ करते हैं लूप, तो हमें सिर्फ़ 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, जो कि मिडल, स्टार्टिंग और एंडिंग के वेरिएबल्स और वैल्यू को, इंडेक्सेस को स्टोर करेंगे, और हर दफ़ा हमें जो है वो अपनी लिस्ट का ये एलिमेंट उन्हीं वेरिएबल के अंदर हम दोबारा से स्टोर करा के उनको रीयूज़ करके, तो हम अपना प्रोसेस कंटिन्यू करा सकते हैं। तो इसका मतलब है हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, 3 वेरिएबल लेंगे, उन्हीं के अंदर लूप के थ्रू जो है वो वैल्यू हम चेंज कराते जाएँगे, उसको प्रोसेस कराते जाएँगे, तो हमारी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं होगी। दैट्स व्हाई उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली O1 होगी, दैट इज़ कांस्टेंट, वी डोंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा स्पेस लीनियर की तरह। अब अगर हम बात करें रिकर्सिव मेथड की, तो अगर आपको याद हो तो क्लियर और अनक्लियर कोड जो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने बात की थी, और मैंने आपको कहा था कि फैक्टोरियल जो कि हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन था, खुद को खुद ही कॉल कर रहा था, राइट? तो अगर हम उस तरह का कोई फंक्शन बनाते हैं जहाँ पर हमने जो एल्गोरिदम का कोड या फंक्शन बनाया है बाइनरी सर्च का, वो खुद को खुद ही कॉल करेगा। अब जब वो खुद को खुद ही कॉल करेगा, तो वो जो फंक्शन कॉल है उसमें उसकी वैल्यू को, स्टैक को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ मेमोरी चाहिए होगी।
लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स जो इंक्रीज़ होते हैं वो log 2n होते हैं, यानी बहुत स्लोली इंक्रीज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें मेमोरी भी, हमारा जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा हमें मेमोरी नहीं चाहिए होगी, उसके ग्रेजुअली यानी स्लोली इंक्रीज़ होगी, जो कि O log n होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रिकर्सिव मेथड यूज़ करते हैं तो फिर हमें उस कॉल को, जो फंक्शन कॉल खुद को करेगा, उसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में, उसके स्टैक को स्टोर करने के लिए कुछ मेमोरी चाहिए होगी, बट वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज़ होगी या स्लोली इंक्रीज़ होगी, तो इस वजह से इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ लॉग एन होगी, राइट। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने आइटरेटिव लूप मेथड की, तो फिर वो ओ वन होगी, क्योंकि वहाँ हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस नहीं चाहिए होगी, क्योंकि सिंपल लूप मेथड होगा, उसी के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे होंगे, कोई एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल नहीं होगी, कोई हमारा रिकर्सिव मेथड नहीं होगा, तो कोई हमें एक्स्ट्रा स्टैक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स वाई वहाँ पर उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ वन होगी। ओके, तो हमने अपनी पिछली एग्जांपल से ये सीख लिया कि हमारा जो बाइनरी सर्च है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, और वो क्यों 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 कर सकते हैं, उसकी रीज़न क्या है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम है, लार्ज इनपुट भी दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आउटपुट देता है, और उस चीज़ को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं लीनियर सर्च की, कि लीनियर सर्च के अंदर हम क्यों कहते हैं कि ये लार्ज के लिए सूटेबल नहीं होता। उस चीज़ को समझने के लिए हम इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस लीनियर सर्च इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। पहली बात, लीनियर सर्च क्या होता है? लीनियर सर्च है जी, आपने हर एलिमेंट को हर अगले से कंपेयर करके चेक करना है अनटिल कि आपको नंबर नहीं मिलता, सीधी सी बात, राइट। स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईज़ी हो कि लीनियर सर्च कैसे काम करता है। पहले स्टार्टिंग से लो, हर एलिमेंट को वन बाय वन चेक करते जाओ, जहाँ एलिमेंट फाउंड हो जाए तो एलिमेंट इज़ फाउंड, योर सर्च इज़ कंप्लीट। नहीं तो चलते जाओ अनटिल की लिस्ट ख़त्म ना हो जाए, आप एंड पे ना पहुँच जाओ, राइट। और वर्स्ट केस सिनेरियो भी इसका यही होता है कि आपका जो एलिमेंट आपको चाहिए वो सबसे आखिरी में मौजूद है, तो आपको इतने कंपैरिजन करने पड़ेंगे। एग्जांपल तो यहीं से क्लियर हो जाती है, बट लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कैसे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की इंक्रीज़ होती है। ओके, तो अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च की, जो कि ओ एन है। ओ एन का मतलब कि बहुत जल्दी हमारा टाइम इंक्रीज़ कर जाता है हमारी इनपुट साइज़ के इंक्रीज़ के साथ। जैसे एग्जांपल की बात करें, मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, मैंने 5 एलिमेंट में से अगर किसी एलिमेंट को, टारगेट को फाइंड करना है, तो मुझे सिर्फ 5 कंपैरिजन करने पड़ेंगे और मैं जल्दी एलिमेंट को फाइंड कर लूँगी। लेकिन अगर वही साइज़ इंक्रीज़ करके मैं 100 कर देती हूँ, तो इट मीन्स अब मेरा टाइम भी उतना ही इंक्रीज़ हो गया जितना नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज़ हुई है n, क्योंकि अब n 100 हो गए तो अब कंपैरिजन भी n हो गए। इसका मतलब है टाइम ऑलमोस्ट उतना ही इंक्रीज़ हो गया जितना हमारा साइज़ इंक्रीज़ हुआ इनपुट का। सो वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो शायद मेरा एलिमेंट जो मुझे ढूँढना है वो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा, या शायद होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि टाइम जो ये लेता है, अगर इनपुट साइज़ इंक्रीज़ करें तो वो टाइम बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है। और अगर इसकी सूटेबिलिटी की बात करेंगे, ये किस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे लिए सूटेबल होता है, तो वो अनसॉर्टेड डाटा के लिए, जैसे हमने कोई अनसॉर्टेड बुक की लिस्ट है, उसमें से कोई बुक फाइंड करनी है, तो हमारे लिए ये बेहतर हो सकता है। और इस तरह की रियल लाइफ एप्लीकेशंस जहाँ पर भी अनसॉर्टेड डाटा है और आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो वहाँ पर ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन। ओके, सो अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च की। देखिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि हमें कितनी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी जब हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स साइज़, यानी नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज़ हो जाएँगे एक एल्गोरिदम के अंदर, तो हमें कितनी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगी उस काम को कराने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च की, तो देखें, अगर मेरे पास लिस्ट है 5, लेट्स सपोज़ 5 एलिमेंट्स की, तो मुझे स्टोर कराना है एक इंडेक्स जो कि हर एक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए मुझे हेल्प करेगा, और एक मुझे स्टोर कराना है टारगेट वैल्यू जो मैंने सर्च करनी है। बस इन 2 के थ्रू जो है वो हम हर इंडेक्स पोज़ीशन पे स्टोर वैल्यू को एक्सेस करेंगे और उसको अपनी टारगेट वैल्यू से कंपेयर करके चेक करेंगे। अगर तो वो वैल्यू मैच कर गई तो हमारा इंडेक्स, हम यानी टारगेट वैल्यू हमें मिल गई, अदरवाइज़ हमें नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास 5 एलिमेंट थे तब भी मुझे यही 2 चीज़ें चाहिए, मेरे पास 5000 एलिमेंट्स आ जाएँ, तब भी मुझे यही 2 वेरिएबल चाहिए जिनके अंदर मैं अपनी वैल्यू को स्टोर कराऊँगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन स्पेस तो मुझे नहीं चाहिए, स्पेस तो मुझे इन्हीं 2 वेरिएबल्स की चाहिए जिनके अंदर एक के अंदर मैं इंडेक्स स्टोर कर लूँगी और एक के अंदर
टारगेट वैल्यू स्टोर कर लूँगी और उनका कंपैरिज़न करते जाएँगे और अगर हमें नंबर मिल जाएगा तो इट मीन्स हमारा जो एल्गोरिदम है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, चाहे हमारे पास लिस्ट के अंदर आइटम 5 हैं या 5000 हैं, स्पेस उतनी ही रहेगी। जस्ट फ्यू वेरिएबल्स के थ्रू ही हम अपना काम करा लेंगे और हमारी जो स्पेस रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगी, वो कांस्टेंट रहेंगी। दैट्स व्हाई द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज़ O1। यानी ये मेमोरी एफिशिएंट है, ज़्यादा मेमोरी इसको नहीं चाहिए होती। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से ये लार्ज अमाउंट के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर लिस्ट भी हमारी सॉर्टेड नहीं होती, अनसॉर्टेड डाटा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और अगर हमारा लेट्स सपोज़ वर्स्ट केस की बात करें जहाँ एलिमेंट जो फाइंड करना है वो सबसे आखिरी होगा या है ही नहीं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। जबकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिस तरह हमने अपने बाइनरी सर्च के अंदर भी बात की थी कि अगर बाइनरी सर्च के अंदर भी हम अपना लूप आइटरेटिव मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ भी उसकी कांस्टेंट स्पेस रहेगी। लेकिन हाँ, अगर रिकर्सिव होगा तो फिर एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होगी। सो इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर मेमोरी एफिशिएंट होती है और लेकिन ये कम डाटा के लिए और अनसॉर्टेड डाटा के लिए सूटेबल होती है और जो बाइनरी है वो सॉर्टेड डाटा के लिए और लार्ज अमाउंट के लिए भी फिर सूटेबल होती है, क्योंकि वो ज़्यादा फास्टर जो है वो हमें रिस्पॉन्स देती है या ज़्यादा जल्दी प्रोसेस को कंप्लीट करके हमारी जो टारगेट वैल्यू है उसको फाइंड करने में हेल्प करती है। ओके, तो अब हम बात करेंगे केस स्टडीज़ की। केस स्टडी का मतलब क्या है कि वो तमाम कहानियाँ जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, वो हम किसी एक रियल लाइफ़ के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्लैरिटी, एफ़िशिएंसी और जो हमारा करेक्टनेस है, उसको कैसे सैटिस्फ़ाई कर रहे हैं। तो हमने उसकी एक एग्ज़ाम्पल ली कि लेट्स सपोज़ हमने एक प्रोग्राम या प्रॉब्लम स्टेटमेंट ली और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम देखेंगे कि अच्छा उसका सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, उसका कैसा सॉल्यूशन है जो कि क्लैरिटी को भी मीट कर रहा है, एफिशिएंसी को भी मीट कर रहा है और करेक्टनेस को भी मीट कर रहा है। तो हम इस केस स्टडीज़ की 2 एग्ज़ाम्पल मतलब इन्हीं एग्ज़ाम्पल इसको अप्लाई करके 2 केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। एक हमारी ये जीसीडी की और एक हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं जीसीडी की, जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। बेसिकली ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जिसे यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहते हैं। आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जो आप नॉर्मली यूज़ भी करते हो जब आपने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना होता है। कोड को समझाने से पहले मैं आपको ये एग्जांपल जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है पहले ये समझाना चाहूँगी, क्योंकि जब ये समझ में आ गई ना तो कोड आसानी से समझ में आएगा कि हमने कोड में लिखा क्या है। देखिए, पहले हमें प्रॉब्लम को समझना है कि हमारे पास 2 नंबर गिवन है और हमें उनका जीसीडी फाइंड करना है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कैसे फाइंड करते हैं कि हम अपना नंबर लेते हैं पहले वाला, उसको दूसरे पे डिवाइड करते हैं। जो हमारा आंसर आता है उसको हम जो है वो वहीं रखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर से अपने जो हमारा दूसरा नंबर होता है उससे उसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर था 123 और उसको मैंने 36 से डिवाइड किया, आंसर 3 आया, रिमाइंडर 15 आया। अब अगली दफ़ा क्या होना चाहिए कि 36 जो है वो ए वेरिएबल की जगह यानी पहले नंबर की जगह चला जाना चाहिए, दूसरे नंबर में मेरा रिमाइंडर आ जाएगा और फिर उस रिमाइंडर से मुझे उस दूसरे वाला नंबर जो पहले नंबर पे गया था उससे डिवाइड करने और जो आंसर आएगा उसको इग्नोर करके रिमाइंडर को दोबारा मुझे चाहिए, क्योंकि वही रिमाइंडर फिर अब इसके सेकंड नंबर से डिवाइड होगा एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अनटिल के हमारा जो है वो बी यानी सेकंड नंबर ज़ीरो ना हो जाए, यानी बेसिकली रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए, यानी वो फुली डिवाइड ना हो जाए। तो बेसिक मेथड क्या हुआ, 2 वेरिएबल हैं ए और बी, यहाँ 123 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल हमारे सिनेरियो में, 36 बी को कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हर दफ़ा जो बी है वो ए बन जाता है और जो हमारा बी है वो जो हमारा रिमाइंडर है वो बी बन जाता है और फिर ए और बी को हम डिवाइड करते हैं और इसी तरह हमारा हर आने वाला नेक्स्ट बी ए बन जाता है और रिमाइंडर बी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब ये सिनेरियो समझ में आ गया। अब आते हैं स्टेप्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप में हमारे पास 2 नंबर हैं ए एंड बी। ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ऑब्वियसली जो पहला नंबर डिवाइड करना है वो बड़ा होना चाहिए। अब जो बड़ा नंबर था वो हमने रखा ए में, दूसरे को रखा बी में। अब हमने कहा कि ये प्रोसेस उस वक़्त तक रिपीट होना चाहिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता और रिमाइंडर कहाँ से आ रहा है, बी से। हमने कहा कि जब तक बी ज़ीरो नहीं होता, यानी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता या सेकंड नंबर बेसिकली जो है वो ज़ीरो पे नहीं पहुँच जाता, आप बल्कि सेकंड नंबर बी को लें कि जब तक बी सेकंड नंबर ज़ीरो नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहे। अब हम जब भी इस तरह के काम करते हैं ना, जहाँ पर हमें ये स्विच करना होता है ए को बी में और फिर किसी और नंबर को ए में, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि हम ये टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प का वेरिएबल अक्सर बनाते होते हैं, ये बेसिकली टेम्परेरी के लिए यूज़ होता है।
यानी हम टेम्परेरी तौर पर ना उस वाली इन्फॉर्मेशन को कहीं और स्टोर कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर डायरेक्टली स्टोर कर दिया जाए तो एक वैल्यू हमारे पास लॉस हो जाता है, हमारी एक वैल्यू का। कैसे? जैसे देखें, अगर मैं रिमाइंडर को डायरेक्टली ही ए के अंदर स्टोर कर दूँ, तो जो ए की वैल्यू है वो किधर गई है? जो डायरेक्टली ही रिमाइंडर को उठा के बी के अंदर डाल दूँ, तो जो उसकी वैल्यू थी वो किधर गई? तो इसलिए हम दरमियान में एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं जो स्वैपिंग के लिए, इसे स्वैपिंग कहते हैं। बेसिकली हमें वैल्यू स्वैप करनी होती है, तो उसमें हमें हेल्प कर रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने पहले ए और बी को, अपने नंबर को जो डिवाइड किया, तो उसका जो रिमाइंडर आया, अब रिमाइंडर के लिए हम ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ये हम पाइथन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी हमें मॉड्यूलस फाइंड करना होता है, तो हम रिमाइंडर फाइंड करना होता है, तो हम ये मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले अपना रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आने वाला रिमाइंडर ही अगला बी बनता है, राइट? ए तो हमारे पास हमेशा जो पहला बी होता है वो आ जाता है, और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमें बी बनाना होता है। तो हमने क्या किया कि ए और बी का रिमाइंडर निकाला और उसे टेम्प के अंदर स्टोर कर दिया। यानी टेम्परेरी तौर पर मेरे पास टेम्परेरी, बेसिकली टेम्प किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर को। पहली दफ़ा रिमाइंडर आ गया। अब क्या करें, जो बी की वैल्यू है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए 123 था, बी 36 था, 36 को उठा के ए में डाल दो, अब 123 खत्म हो गया, रेज हो गया, राइट? 123 खत्म हो गया, उसकी जगह हमारे पास क्या आ गया? 36। ठीक हो गया। और जो हमारी बी की वैल्यू है, अब उसके अंदर उठा के क्या डाल दो? टेम्प की वैल्यू जो कि रिमाइंडर है, राइट? यानी हमने पहले रिमाइंडर निकाल लिया। 123 ए था, 36 बी था, रिमाइंडर 15 आया, 15 टेम्प के अंदर स्टोर हो गया। अब क्या करें? बी को उठा के ए में डाल दें, यानी 123 रेज हो गया ए के अंदर से, और उसकी जगह 36 स्टोर हो गया। पहले स्टेप की बात करी, राइट? ये ये काम हो गया। उसके बाद क्या किया? बी के अंदर से 36 को रेज कर दिया और उसकी जगह क्या स्टोर कर दिया? 15, दैट इज द रिमाइंडर जो पहले आया था। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसी तरह वैल्यू स्वैप होती रहेगी। हर दफ़ा जो है वो हमारा ए है वो ख़त्म होता जाएगा, उसकी जगह बी आता जाएगा, और बी की जगह जो है वो टैम्प यानी रिमाइंडर आता जाएगा, अनटिल के हमारा बी यानी रिमाइंडर यानी टैम्प ज़ीरो ना हो जाए, राइट? वो जब ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो भी ए की वैल्यू उस वक्त एग्जिस्ट कर रही होगी, क्योंकि बी तो ऑब्वियसली ज़ीरो हो जाएगा, तो उस वक्त ए की जो भी वैल्यू होगी वो हमारा जीसीडी का नंबर होगा। अब ये एक सिंपल सा मेथड है जो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, ये काम बार-बार रिपीट हो रहा है। हर दफ़ा रिमाइंडर कैलकुलेट हो रहा है, बी की वैल्यू जो है वो ए की जगह रिप्लेस हो रही है, और जो रिमाइंडर है वो हमारा बी को डिवाइड करता जा रहा है। ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है अंटिल कि बी ज़ीरो नहीं होता। जहाँ बी ज़ीरो होगा तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो हमारा जीसीडी होगा। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पर जब बिल्कुल एंड हुआ तो हमारे पास जो आंसर बचा वो 3 था, जो कि हमारा आंसर हो गया। यानी बेसिकली हमारा ए की वैल्यू थी, जो हमें पता चल गया कि ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है। तो इस तरीके से ये आप जीसीडी का जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है ये काम करता है। अब सिंपल सी प्रॉब्लम थी, उसका एक एफिशिएंट सॉल्यूशन निकाला। अब ज़रा क्राइटेरिया तीनों देखते हैं कि वो कैसे मीट कर रहे हैं। हाउ इट्स मीटिंग करेक्टनेस, हाउ इट्स मीटिंग क्लैरिटी, हाउ इट्स मीटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में दोनों ही बात करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो लास्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि किस तरीके से हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम को यूज़ करके अपना जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि वो जीसीडी का एक मेथड यानी यूक्लिडियन एल्गोरिदम किस तरीके से हमें इन 3 क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, यानी कैसे वो एफिशिएंसी, करेक्टनेस और क्लैरिटी को सैटिस्फाई कर रहा है, और हमें एक एफिशिएंट कंप्यूटेशनल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। एफिशिएंसी में हम हमेशा, जिस तरह हमने कहा था कि हम यही देखते हैं कि हमारे कम रिसोर्सेज़ के साथ कम टाइम में हम काम कर सकें। तो हमारा मेन फ़ोकस 2 ही चीज़ों पे होता है, जो कि एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कि जब हमारी इनपुट साइज़ यानी नंबर ऑफ़ स्टेप्स एल्गोरिदम के ग्रो करेंगे, तो वो कितना ग्रो करेंगे और कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या होगी, यानी जब इनपुट ग्रो करेगी तो हमें स्पेस कितनी चाहिए होगी। अब अगर हम पहले बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड कर रही है? यानी हमारी इनपुट ग्रो करेगी। इनपुट ग्रो से मुराद हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं, यानी हमारे कितने नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमें चाहिए होंगे। अब इन जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो हमारे डिपेंड कर रहे हैं कि हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो कौन से, क्योंकि हर दफ़ा हम स्मॉलर नंबर को ही रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं, और जितनी जल्दी हम ज़ीरो तक पहुँच जाएँ उतना हमारा जल्दी सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारी जो ज़ीरो तक पहुँचने वाला गोल है, क्योंकि हम ज़ीरो पे पहुँचेंगे तो हमें जीसीडी मिलेगा, वो डिपेंड कर रहा है स्मॉलर नंबर पे, और हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो आइडेंटिफ़ाई कर रहा है कि हमें कितने स्टेप्स रिक्वायर होंगे। तो जितनी जल्दी कम स्टेप्स के अंदर हम ज़ीरो पे पहुँच जाएँगे, उतनी जल्दी हमारी ये जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगी, राइट?
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वो मिनिमम ए ऑफ बी पे डिपेंड कर रही है, राइट। यानी यहाँ पर हम एन की बात नहीं करेंगे, किसी नंबर की बात नहीं करेंगे, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड कर रही है ओ ऑफ लॉग ऑफ मिनिमम ए एंड बी, राइट। जितना यानी हमारा स्मॉलर नंबर होगा उतनी जल्दी हम ज़ीरो तक पहुँचेंगे और वो स्मॉलर नंबर आइडेंटिफाई करेगा कि कितने नंबर हमें रिक्वायर हैं। सो ये तो हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि डिपेंड कर रही है मिनिमम ऑफ ए एंड बी के। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ स्टेप ग्रो करते हैं तो मेमोरी साइज कितना हमें और चाहिए होता है, यानी एक्स्ट्रा मेमोरी। देखिए सिंपल मेमोरी हमने पहले भी बात की थी, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, जितनी हमें चाहिए अपने डाटा की प्रोसेसिंग के लिए, वो तो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हमारी इनपुट ग्रो करती है या हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स ग्रो करते हैं, जैसे यहाँ इनपुट से मुराद नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, अगर नंबर ऑफ स्टेप्स ग्रो करते हैं तो हमें कितनी स्पेस रिक्वायर होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें तो वही वेरिएबल चाहिए ए बी और एक रिमाइंडर के लिए, और उन्हीं के अंदर हम बार बार डाटा को जो है वो रेज कर रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी तो नहीं चाहिए, हम तो उसी मेमोरी को रीयूज़ कर रहे हैं। तो इट डजेंट मैटर कि हमारी इनपुट कितनी ग्रो कर जाए या हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स कितने इंक्रीज हो जाए, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होती, यानी हमें एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम उसी मेमोरी को रीयूज़ करते रहते हैं चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे एक्स्ट्रा हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है, दैट इज़ ओ ऑफ वन, यानी वही वेरिएबल्स हैं ए बी और टेम्प, और उन्हीं के अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके प्रोसेस करा रहे हैं, वेदर हमारी जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं परफॉर्म करने के लिए जीसीडी के इस एल्गोरिदम को, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम स्टेप में भी उतनी मेमोरी यूज़ होगी, ज़्यादा स्टेप में भी उतनी मेमोरी यूज़ होगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एफिशिएंटली एक हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, स्पेस यानी मेमोरी कम यूज़ कर रहा है। देन बात करें करेक्टनेस की, तो हमने कहा था कि करेक्टनेस का मतलब ये है कि हम जो भी इनपुट दें तो हमें आउटपुट करेक्ट मिले। तो बेसिक मैथ रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं जो कि हमेशा हमें करेक्ट इनपुट दे रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये करेक्टनेस के भी जो हमारा एक करैक्टरिस्टिक्स है उसको सैटिस्फाई कर रहा है कि हम जो भी इनपुट दे रहे हैं हमें बेसिक मैथ रूल को यूज़ करके एक करेक्ट आउटपुट मिल रही है। क्लैरिटी की बात करें तो हमने जो एल्गोरिदम पीछे लिखा वो बिल्कुल क्लियर वर्डिंग में लिखा हुआ है, हमें समझ आ रही है कि अच्छा स्टेप बाय स्टेप है, पहले स्टेप में ये हो रहा है, पहले इनपुट ले रहे हैं, फिर इस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, फिर इस तरीके से हमें आउटपुट शो होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सोल्यूशन क्लैरिटी के भी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंपल से स्टेप्स लिखे हुए हैं, आसान कोडिंग और आसान प्रोसेसिंग को यूज़ करके, आसान टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज़ करके, और सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स और सिंपल लॉजिक को यूज़ करके। तो इसका मतलब है कि एक लॉजिकल फ्लो भी है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर भी है, और हम बहुत आसानी से जो है वो इस सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। तो इट मीन ये इन तीनों क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। अब बात करते हैं अपनी सेकंड केस स्टडी की, जिसका हमारा मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वी हैव टू काउंट हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन स्ट्रिंग। देखिए हम स्ट्रिंग किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लें। स्ट्रिंग हम कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को। जैसे अगर मैं वर्ड की बात करूँ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज़ अ स्ट्रिंग, राइट। अब लेट्स सपोज मैं ये चाहती हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे पता चले कि कितने वोवल्स हैं, और वो वोवल्स जितने भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं मुझे उसका नंबर एज आउटपुट चाहिए। यानी इनपुट में मैं कोई स्ट्रिंग दूँ, यानी कोई भी कैरेक्टर कंबाइन करके जो एक वर्ड होता है या सेंटेंस होता है वो मैं दूँ, और उसमें से मुझे ये जो मेरा एल्गोरिदम है या मेरा प्रोग्राम है वो वोवल्स काउंट करे और फिर मुझे वापस आउटपुट में रिटर्न करे कि इतने वोवल्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये तो होगी हमारी प्रॉब्लम। अब अगर हमने इसका सॉल्यूशन बनाना है तो हमें पहले इसका एल्गोरिदम बनाना होगा कि हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आसान सा तरीका ये है कि हम सिंपली एक स्ट्रिंग को सेव कर लें लिस्ट के अंदर, और उसके बाद जो है वो हम एक लूप चलाएं जो उस पूरी स्ट्रिंग में से हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करे कि क्या वो कैरेक्टर ए ई आई ओ यू तो नहीं है, और अगर इनमें से किसी से भी वो मैच कर जाता है तो हम अपना एक काउंटर वेरिएबल बना लें जो शुरू में ज़ीरो होगा, और जब भी कोई एक वोवल मैच करेगा उस स्ट्रिंग में से तो वो काउंटर प्लस होता जाएगा। यानी काउंटर का काम क्या है, काउंट करना कि कितने वोवल्स आ चुके हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, और वो ऐड होते जाएंगे। एट द एंड जब लूप बिल्कुल एंड हो जाएगा, यानी लूप शुरू से स्टार्ट करेगा लिस्ट के और एंड तक आखिरी एलिमेंट तक कंपैरिजन चेक करेगा, और जब एंड होगा तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोवल्स जो हैं वो काउंट होके काउंटर के अंदर आ चुके होंगे। तो इसका मतलब है ये हमारे सिंपल स्टेप्स हो गए कि काउंटर बनाएं, उसको शुरू में ज़ीरो रखें, उसके बाद जो है वो हर एक कैरेक्टर को चेक करें लूप के थ्रू और उसे वोवल से मैच करें, अगर मैच करते हैं तो काउंट में प्लस करते जाएं, और उसके बाद जो है वो उसको सिंपली शो करा दें, राइट। तो ये तो हमारी सिंपल हो गई प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन। अब बात ये करते हैं कि ये किस तरीके से मीट कर रहे हैं हमारी रिक्वायरमेंट की को, यानी ये किस तरीके से एक एफिशिएंट, करेक्ट और क्लियर सॉल्यूशन है हमारी इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग के प्रोसेस के अंदर।
ओके, तो अब इनको अप्लाई करते हैं अपने 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, दैट इज़ करेक्टनेस, क्लैरिटी और एफिशिएंसी। सबसे पहले करेक्टनेस की बात करें तो हम इस सॉल्यूशन में देख सकते हैं कि हम जब भी एक सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे तो ये हमें करेक्ट जो है वो आउटपुट देगा। हम डिफरेंट इनपुट दे के इसको चेक कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज़ अगर आप कोई स्ट्रिंग इसको दें, तो आपको आउटपुट में ये करेक्ट ही नंबर ऑफ वोवेल्स बताएगा, राइट? सो इसका मतलब है ये करेक्टली काउंट कर रहे हैं, तो हम हर कैरेक्टर को कि डिफरेंट स्ट्रिंग की इनपुट दे के चेक कर सकते हैं इसकी करेक्टनेस को कि इट इज़ मीटिंग आवर रिक्वायरमेंट। देन क्लैरिटी की बात करें तो हम सिंपली एक लूप यूज़ कर रहे हैं जो कि फर्स्ट एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक हर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं और उसे कंपेयर कर रहे हैं, और अगर वो नंबर मैच यानी वोबल्स मैच कर जाते हैं तो काउंट को प्लस कर देता है। तो ये एक बिगनर फ्रेंडली और ईजी स्टेप्स हैं जो कि एक सिंपली जो नया प्रोग्रामिंग सीख रहा है उसके लिए भी समझना आसान है। तो इसका मतलब है दिस इज़ अ क्लियर सॉल्यूशन, तो ये क्लैरिटी के को भी मीट कर रहा है। फिर अगर बात करें एफिशिएंसी की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखिए अगर हमारे पास हमने हर एक में कंपैरिजन करना है, यानी बेसिकली हमने पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक उनको ए आई ओ यू से कंपेयर करना है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी लिस्ट एन के जो कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी मैं कोई बड़ी स्ट्रिंग दे दूंगी, जो स्ट्रिंग का साइज बढ़ा दूंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्योंकि उसने हर एलिमेंट से कंपेयर करना होगा। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स भी इतने बढ़ जाएंगे, राइट? तो जितने हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएँगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n है कि हमारे कैरेक्टर कंपैरिज़न के बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन होगी। फिर अगर बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो देखिए हमारे पास शुरू से लेके एंड तक हमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल चाहिए, एक लूप वाला और एक काउंट वाला जो प्लस करेगा। हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, चाहे हमारे पास स्ट्रिंग के एलिमेंट्स 5 हैं या स्ट्रिंग के एलिमेंट 50 हैं या 50,000 हैं। हमें वही 2 वेरिएबल चाहिए जिनके अंदर हमारा डाटा जो है वो रीयूज़ होता रहेगा। यानी हर दफ़ा हम अपना एलिमेंट जो एक्सेस करेंगे वो एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और काउंट प्लस करते जाएँगे, काउंट भी हमारा एक ही है, तो इट मीन हमारे पास वही वेरिएबल रीयूज़ हो रहे हैं, हमें कोई नई मेमोरी, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं चाहिए जिसके अंदर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करनी हो और उसको प्रोसेस कराना हो। तो इसका मतलब है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O1 दैट इज़ फिक्स्ड और कांस्टेंट, यानी कि सेम रहेगी, हमें कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस स्टोर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू फाउंड माय वीडियोज़ यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।